नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। सेंट्रल इंडिया अब धुआं धुआं होती नजर आ रही है। यहाँ अडानी की माइनिंग कंपनी ने सिर्फ पेड़ ही नहीं काटे हैं बल्कि घरों को भी तबाह कर दिया है, क्योंकि मामला काले सोने का है, यानी कोयले का। इतनी बड़ी तबाही को किसने हरी झंडी दी? कैसे कोई कंपनी जंगलों और लोगों की जिंदगी को बिना किसी बड़ी रोक टोक के खत्म कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का जंगल अडानी ने कैसे हथिया लिया है। एक गांव छत्तीसगढ़ में है। हरे भरे और घने हसदेव अरंड जंगल के किनारे बसे इस गांव का नाम है केटे। कई लोग कांता कहते हैं, कई लोग केंटे भी कहते हैं। हसदेव अरण्य जंगल खनन माफियाओं के लिए स्वर्ग कहा जाता है और इस स्वर्ग पर राज चलता है एशिया के सबसे बड़े आदमी, सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी का। ये जंगल भारत के कुछ ही उन जंगलों में से एक है जो 1500 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यहाँ की जमीन दुर्लभ पौधों और एंडेंजर्ड जानवर जैसे स्लॉथ, बियर और हाथियों का घर माना जाता है। यहाँ के सेल के ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते हैं, लेकिन ये जंगल मानो शापित हो गया है क्योंकि यहाँ मौजूद है 5 अरब टन कोयला। केंद्र सरकार ने इस इलाके को 23 कोल ब्लॉक्स में बांटा है, जिनमें से 6 को माइनिंग के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। अडानी ग्रुप को इन 6 में से 4 कोल ब्लॉक्स के माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जा चुके हैं। इन्हीं 4 में से एक है केंटे। दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक और उपभोक्ता है और केंटे की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। एक अंदाजा कहता है यहाँ माइनिंग करने से कम 1898 हेक्टेयर जंगल खत्म हो जाएगा। केटे के नीचे वाला कोल ब्लॉक लगभग 450 मिलियन टन कोयले का है, जिसकी कीमत करीब 40,000 करोड़ के आसपास आंकी जाती है। इतना बड़ा पैसा हो, इतनी ज्यादा रकम हो तो क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ लोग बेघर हो भी जाते हैं तो? 1998 में यह अंदाजा लगाया गया था कि 1950 से 1998 तक 25 लाख से ज्यादा इंडियंस माइनिंग प्रोजेक्ट्स के कारण बेघर हो चुके थे और उसके बाद से ये संख्या कई गुना बढ़ चुकी होगी। कितना गुना बढ़ी होगी इसका अंदाजा आप लगाते रहिए, क्योंकि इसका डेटा निकालना सरकार जरूरी नहीं समझती है। हम विदेशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात करते हैं। भारत ने 2030 तक 2005 के स्तर से अपने कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करने का वादा किया है, लेकिन कोयले को पूरी तरह बंद करने का कोई प्लान नजर नहीं आता है। कोयला सेक्टर देश की सालाना बिजली का लगभग 70% प्रोड्यूस करता है और कम से कम 29 लाख लोगों को रोजगार देता है। कोयले से बनी बिजली दुनिया की सबसे गंदी फ्यूल सोर्सेज में से मानी जाती है, लेकिन कोयले से बिजली बनाना बंद नहीं किया जा सकता। जानते हैं क्यों? पिछले 3 दशकों में अडानी ने अपने बड़े एम्पायर को भारत की लगभग हर इंडस्ट्री में फैलाया है। सीवेज ट्रीटमेंट से लेकर डेटा प्रोसेसिंग तक, एडिबल ऑयल से लेकर सोलर पैनल्स, ट्रांसपोर्ट से मीडिया तक फैला दिया है। इन तमाम वेंचर्स में कोल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बस इसीलिए कोयले से बिजली बनती रहेगी। कुछ साल पहले तक भारत के 90% से ज्यादा कोयले की माइनिंग सरकार के द्वारा ओन्ड, यानी सरकार की कंपनीज किया करती थी, लेकिन हाल के सालों में सरकार ने धीरे धीरे ये काम प्राइवेट कंपनीज को सौंपना शुरू कर दिया है और इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा अडानी को मिला है। अक्टूबर 2021 में हसदेव अरण्य के सैकड़ों गांव वाले 10 दिन में 300 किलोमीटर चलकर पैदल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे थे ताकि कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स को तुरंत रद्द करवा सकें। लेकिन अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं और उनकी ताकत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अब केटे में क्या हुआ, इसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए द गार्जियन के पत्रकार अंकुर पालीवाल की एक शानदार रिपोर्ट आप सभी को पढ़नी चाहिए। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2008 में पहली बार गांव में कोल माइन का काम शुरू हुआ था, लेकिन अडानी की कोल माइन की कहानी थोड़ी सी विवादित है। 2007 में भारतीय सरकार ने केटे के नीचे वाले कोल ब्लॉक को राजस्थान सरकार की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दे दिया था, जिसे परसा ईस्ट और कांता बासन कहते हैं। 2007 में राजस्थान की सरकारी कंपनी RVUNL और अडानी एंटरप्राइजेस के साथ एक जॉइंट वेंचर बनता है। RVUNL खुद खदान की मालिक थी, लेकिन जॉइंट वेंचर परसा कांता में अडानी को 74% हिस्सा दिया गया।
इस जॉइंट वेंचर के एग्रीमेंट से लग रहा था कि अडानी का काम सिर्फ माइनिंग तक सीमित नहीं था। एग्रीमेंट के अनुसार जॉइंट वेंचर को लैंड अक्वायर भी करना था, रिहेबिलिटेशन करना था, रीसेटलमेंट करना था और कोल माइनिंग के लिए जरूरी क्लियरेंसेस और लाइसेंसेस भी हासिल करने थे। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा है कि जॉइंट वेंचर सभी खर्चों का जिम्मा खुद उठाएगा, वो सरकार पर निर्भर नहीं रहेगा, जिसमें लैंड एक्विजिशन की लागत भी शामिल है और RVUNL कोई खर्च या लायबिलिटी शेयर नहीं करेगा। सरकारी कंपनी कोई खर्चा नहीं देगी, ये लिखा हुआ है। बात तो ये भी तय हुई थी कि जो अच्छा कोयला निकल के आएगा उसे RVUNL को भेजा जाएगा और खराब कोयला अडानी खुद रख लेंगे, लेकिन हुआ इसका एकदम विपरीत, उल्टा। अच्छा कोयला अडानी ने रख लिया और खराब RVUNL को भेजा जाता रहा। फिर एक वक्त जब आया, ऐसा पता चला कि जो काम अडानी की कंपनी को करना था वो सब काम भी RVUNL ही कर रहा था। और तो और अडानी को एक रेल ट्रैक भी बनाना था अपने पैसे से, जिससे कि कोयला मुख्य रेलवे स्टेशन पर पहुंच सके, साइट से रेलवे स्टेशन तक। वो काम भी RVUNL ने किया है। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। ऐसा लग रहा था कि जॉइंट वेंचर सरकारी नहीं बल्कि किसी के बाप की जागीर हो। इस पे डिटेल्ड वीडियो हमने किया है, आई का बटन दबाइए और देख लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सवाल हमारा मुख्य ये है कि अडानी को ये कोल ब्लॉक की डील कैसे मिली और कैसे आदिवासियों के विरोध के बाद भी माइनिंग चलती रही। माइनिंग शुरू होने से कई साल पहले ही अडानी के प्रतिनिधि गांव पहुंचने लगे थे और अपने आप को अडानी के कर्मचारी के रूप में पेश करते थे। गांव वालों को मनाने की कोशिश करते थे कि वे अपनी जमीन कोल माइनिंग के लिए दे दें। अगले 4 साल तक गांव वाले बेचारे विरोध करते रहे, विरोध चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे कम होता चला गया विरोध, या कहें कि बड़ी चतुराई के साथ विरोध दबा दिया गया। कैसे समझते हैं। 2009 की शुरुआत में अडानी ने एक व्यक्ति एक्स को हायर किया, नाम गुप्त रखा गया है, जो पहले एक NGO चलाता था और गांव वाले उस पर बहुत भरोसा भी करते थे। एक्स ने करीब 1 साल बाद हर महीने 5000 रुपए गांव वालों को कंपनी की तरफ से देना शुरू कर दिया, ऐसे ही कि जाओ ऐश करो। उसने गांव वालों से कहा कि उसे इन पैसों के बदले कुछ नहीं चाहिए और गांव वालों से यह भी नहीं कहा कि ये पैसे कंपनी से आ रहे हैं या कहां से आ रहे हैं। गांव में कोल माइन पर मीटिंग्स हुआ करती थी। शाम को गांव के बड़े पद वाले और वर्चस्व वाले लोग इसमें शामिल हुआ करते थे और इस मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। यानी इन मीटिंग्स में धीरे धीरे एक्स ने गांव में इन मीटिंग्स से पहले पार्टीज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इन पार्टीज का मकसद लोगों को नशे में लाकर गांव वालों को अग्री करना था कि वो जमीन दे देंगे। समय के साथ एक्स और अडानी गांव की सोशल फैब्रिक में घुस गए। उन्होंने कम्युनिटी मील्स और फुटबॉल टूर्नामेंट्स आयोजित किए और कल्चरल फेस्टिवल्स का खर्चा भी उठाया। आखिरकार आदिवासियों से जमीन एक्वायर कर ली गई, या कहें कि हथिया ली गई। जहां पहले बड़े बड़े खनन माफिया फिल्मी स्टाइल में जमीन के लिए मार काट मचाते थे, वहीं हाल के सालों में एक नया तरीका उभरा है। इसे सोशल इंजीनियरिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन कहते हैं। यही तरीका दुनिया भर में जाम्बिया, पेरू, कनाडा तक देखा जा चुका है। ये प्रोसेस धीरे धीरे काम करती है। अगले कुछ सालों में जैसे जैसे अडानी की कंपनी तेजी से बढ़ी, कुछ लोगों को शक होने लगा। लेकिन अब बारी थी इस प्रोसेस के अगले हिस्से की, अगले फेज की। आदिवासियों से तो निपट लिया गया, अब एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स और वकीलों से निपटना बाकी था। 2013 में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कई वरिष्ठ गुजरात सरकार के अधिकारी रिटायरमेंट के बाद अडानी में नौकरी पाने लगे थे, अडानी ग्रुप में। यही था कहानी का वो दूसरा हिस्सा। उसी रिपोर्ट में गुजरात के एक वकील हैं आनंद याग्निक। उन्होंने दावा किया कि 20 से ज्यादा वकील जिन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ केस लड़े थे, अब उसी की कंपनी में रिटेनरशिप पर काम कर रहे हैं। आज याग्निक के अनुसार अगर हम माने तो गुजरात हाई कोर्ट के केवल 2 वकील ही ऐसे हैं जो अडानी के खिलाफ केस लेने को तैयार हैं, और याग्निक खुद उनमें से एक हैं। इस तरह क्रिमिनल और जर्नलिस्ट जांचें अडानी की ग्रोथ पर ज्यादा असर डाल नहीं पाई कभी, क्योंकि खरीद लिया गया। चैनल के चैनल खरीदने लगे। 2011 में कर्नाटक के एंटी करप्शन ऑफिस ने पाया कि अडानी उन कई कंपनीज में से एक थी जो आयरन ट्रेड के एक इलीगल घोटाले में शामिल थी। अडानी ने इस फाइंडिंग को हालांकि गलत बता दिया। भारत के नेशनल ऑडिटर खुलासा कर रहे थे कि 2006 से 2009 के बीच गुजरात सरकार ने अडानी को नेचुरल गैस मार्केट रेट से कम कीमत पर बेची है। कोई जांच नहीं हुई। 2014 की शुरुआत में मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के अभियान के दौरान अडानी के प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं।
मई में चुनाव जीतते हैं और 2 महीने बाद ही अडानी को मुंद्रा पोर्ट के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ चलाने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल जाता है। SEZ में कंपनीज को टैक्स एक्सम्पशन और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अब 60 साल या 61 साल 62 साल के अडानी मोदी सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एजेंडा के प्रमुख लाभार्थियों में से एक हैं। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आमतौर पर तेज अप्रूवल दिया जाने लगा है। कुछ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज रूटीन इंस्पेक्शन से भी फ्री हो गई हैं और इमिशन स्टैंडर्ड्स को रिलैक्स्ड कर दिया गया है। कार्बन उत्सर्जन की बात छोड़ दी गई है नेपथ्य में। इंडियाज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स ने आदिवासीज के हाथ से पावर निकाल करके लोकल गवर्नमेंट को दे दी है। इस तरह जो कम्युनिटीज अपनी जमीन और जंगल पर अधिकार रखती थी, उन्हें धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल से बाहर फेंक दिया गया है, जैसे मक्खी दूध में से उठाकर बाहर फेंकी जाती है। लेकिन अडानी कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। एक और काम की बात सुनिए। लैंड एक्वायर करने के लिए हर एप्लीकेशन में एक लेटर बहुत जरूरी होता है। उसमें लिखा होता है कि कम से कम गांव के आधे एडल्ट मेंबर्स जो जंगल पर डिपेंडेंट हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति दी है या नहीं दी है। साथ ही ये प्रूफ भी देना होता है कि गांव वालों को प्रपोजल का पूरा विवरण दिया गया था या नहीं दिया गया था, जिसमें एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट और डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज के लिए रीलोकेशन प्लान भी शामिल होता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा यह भी साबित करना जरूरी है कि गांव वालों को जो जानकारी दी गई है वो सही तरीके से उनके समझ आ भी गई है या नशे में शराब पिलाकर हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं। लेकिन केटे के रहने वालों का आरोप यह भी है कि स्थानीय निर्वाचित अधिकारी अडानी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के डॉक्यूमेंट्स में धोखाधड़ी कर रहे थे, गांव वालों को इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में बता नहीं रहे थे और कोल प्रोजेक्ट से जुड़ी अहम जानकारी छुपा रहे थे। कई गांव वालों ने कहा कि उन्हें अक्सर ब्लैंक रजिस्टर्स पर साइन या अंगूठा लगाने के लिए कहा जाता था। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मई 2011 में हसदेव अरंड में कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स की नेशनल एनवायरनमेंट मिनिस्टर द्वारा की गई जांच से गांव वालों के ये आरोप आंशिक रूप से सच भी साबित होते हैं। मार्च 2012 में इन सभी इरेगुलरिटीज और अपनी ही मिनिस्ट्री की इंस्पेक्शन रिपोर्ट से डिसअग्री करते हुए भी पर्यावरण मंत्रालय ने जंगल काटने की क्लियरेंस दे दी थी। पर्यावरण मंत्री बोले, हमारे लिए भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। अब घाट बर्रा एक जगह और है इसी गांव के पास, उसको अगले फेज के कोल ब्लॉक माइनिंग के लिए चिन्हित कर दिया गया है, जो 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। अंततः घाट बर्रा का वही नसीब होगा जो केटे का हुआ। घाट बर्रा के जंगल में ट्री कटिंग शुरू की जा चुकी है, जबकि कुछ गांव वाले अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से एकदम सब कुछ साफ हो गया कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार एक कॉरपोरेट को सौंप दिया गया। वहां के मूल निवासी आदिवासियों को पैसे और शराब पिलाकर हस्ताक्षर कराए गए और एक बार फिर कॉरपोरेट के आगे किसान मजदूरों को झुकना ही पड़ गया। धन्यवाद।